ध्यान दें बेटा, पहला चैप्टर आपका चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अब हम इसमें बात कर रहे हैं चार्ज की, आवेश की बात करते हैं। देखिए, आवेश को डिफाइन किया जाए, वास्तव में आवेश क्या है, एक जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज होती है ना, तो आवेश भी एक तरह से मूल राशि है। हालांकि उन 7 मूल राशियों में इसका नाम नहीं है, पर फिर भी अगर परिभाषा के हिसाब से हम इसको देखें तो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी परिभाषा देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमें आवेश की परिभाषा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज़ की है? आवेश को कैलकुलेट करने की, आवेश की गणना करने की। फिर भी हम चाहते हैं कि भाई हम तो डिफाइन करेंगे आवेश। तो डिफाइन करने के लिए आप सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हो कि भाई आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है कि अगर सेम गुण वाली दूसरी वस्तु या दूसरा पदार्थ उसके पास लाएं तो या तो वो आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अब हम अगर आवेश के टाइप्स की बात करें तो आवेश 2 तरह के आपके होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। समान प्रकार के आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, समान। इनके बीच में हमेशा कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और विपरीत प्रकार के, एक प्लस और दूसरा माइनस, कैसा बल काम करेगा? आकर्षण। आवेश के बारे में हमें और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको ध्यान रखना चाहिए। अगर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं तो Q = प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एन यहां पर है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये नेगेटिव का होता है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। अब यहां बात और की जाए आवेश के बारे में, थोड़े से पॉइंट और समझे जाएं तो सबसे पहला पॉइंट जो है आवेश का, चार्ज एसोसिएट विद मास। चार्ज एसोसिएट विद मास से मतलब है आवेश जो होगा वो हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है हम ये कहें कि इस वस्तु पे आवेश है और इसका द्रव्यमान नहीं है। यानी अगर इस पे आवेश है तो इसके साथ साथ इसके अंदर क्या है? द्रव्यमान भी है, मास भी है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि हम ये कह दें कि मास है और आवेश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आवेश हो और द्रव्यमान न हो। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, चार्ज एसोसिएट विद मास। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि समान प्रकार के होंगे तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा और विपरीत प्रकार के होंगे तो आकर्षण बल काम करेगा। सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, एक वर्ड आता है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट यानी चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज जो है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होगा। इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा हमें आइंस्टीन की रिलेटिविटी की बात करनी होगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी, आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो किसी भी वस्तु का मास है वो इस फॉर्मूले से वेरी करता है। लेकिन ये कब है, कब अप्लाई होती है ये थ्योरी? जब उस बॉडी की, उस वस्तु की जो चाल है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी है v, ये इस c के कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब उसमें उसको प्लस या माइनस किया जा सकता हो, इतनी छोटी नहीं है कि उसके प्लस या माइनस करने से उसमें कोई फर्क न पड़े। तो उसके अगर कंपेरेबल होता है तो अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास फिर कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि मास इस फॉर्मूले के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है।
ठीक है ना, बदलेगा, बदलने में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा इस फॉर्म में। ऐसे ही आता है वर्क टाइम डिलेशन, टाइम भी चेंज हो जाता है। ऐसे ही आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी चार्ज के लिए इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसको कहते हैं इनवेरिएंट, यानी चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट किससे, वेलोसिटी से, वेलोसिटी से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? आगे बात करें चार्ज के बारे में, तो देखिए चार्ज के हमें दो तरह की चीजें पढ़नी है, एक तो प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का उत्पादन, और दूसरा आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दोनों को हम साथ साथ थोड़ा सा लेकर के चलेंगे, ठीक है। पहले आवेश के गुणों की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट में तो आप इस चीज को भी कह सकते हो कि भाई समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनके बीच में कैसा बल काम करता है, और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं उनमें आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट में एडिटिविटी, एडिटिविटी योज्यता कह सकते हो। आवेश जो है एक अदिश राशि है, और अदिशों को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं और सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं एडिटिविटी। इसका मतलब अगर आपने ले लिया 3 कूलम प्लस 2 कूलम, ये हो गया था 5 कूलम, या फिर 5 कूलम माइनस 3 कूलम, ये हो गया 2 कूलम, यानी आवेश को आप सिंपली जोड़ सकते हो और सिंपली घटा सकते हो, यही उसकी है एडिटिविटी। क्लियर? तीसरा पॉइंट इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। देखिए संरक्षण वाली जब बात आती है तो संरक्षण के जो बेसिक लॉ हैं वो आपने 11th के पहले चैप्टर में पढ़ी थी। ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग का संरक्षण, वहीं पर फिर आइंस्टीन के इक्वेशन की बात आई थी, E = mc²। भाई आइंस्टीन के उस इक्वेशन से क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और हमारा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो ऊर्जा और दूसरा मास। इसका मतलब जब हम ऊर्जा का संरक्षण कह रहे हैं और इस समीकरण के हिसाब से ऊर्जा और द्रव्यमान आपस में बदल रहे हैं, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं ऊर्जा प्लस मास का संरक्षण, दोनों मिलकर के हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। और उसी के साथ ये आता है आवेश का संरक्षण। तो संरक्षण वाला कोई भी टॉपिक आपका हो, वहां बस आप 2 लाइन कहते हो कि न तो ये चीज उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ये चीज नष्ट की जा सकती है, किसी भी सिस्टम की जितनी है उतनी रहेगी, सही है। तो आवेश के बारे में भी यही कहेंगे कि भाई आवेश को न तो आप क्रिएट कर सकते, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है ना, न तो आप उसको उत्पन्न कर सकते, ना आप उसको नष्ट कर सकते। तो किसी भी सिस्टम का आवेश जितना है उतना रहेगा, यही है आवेश का संरक्षण। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। तो आवेश के संरक्षण में पहला जो एग्जाम्पल ले सकते हैं वो है आपका पेयर प्रोजेक्शन। जैसा कि नाम से लग रहा है पेयर प्रोजेक्शन, यानी युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन क्या चीज है भाई, जब भी गामा रे फोटोन विद एनर्जी 1.02 MeV इंटरेक्ट्स विद मेटल, ये कोई मेटल है और इसके साथ म्यूचुअल इंटरेक्ट करता है, तो क्या देखते हैं, 2 पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, E पॉजिटिव एंड E नेगेटिव।
जिसमें इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन क्या चीज है? देखिए पहले तो माइंड में ये मत बना लो कि भाई जो हमारे एलिमेंट की पार्टिकल्स हैं केवल 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लगभग 200 के आसपास। आप धीरे धीरे पढ़ते चले जाओगे आगे तक हायर क्लासेस में, ठीक है ना। और कुछ को तो अभी पढ़ लोगे 12th क्लास में। तो बात की जाती है कि भाई पॉजिट्रॉन क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। और एंटी पार्टिकल की क्या खासियत होती है कि केवल आवेश जो होगा वो अपोजिट नेचर का होगा, उतना ही, बाकी सारी चीजें सेम। नेगेटिव नहीं, अपोजिट नेचर का। अपोजिट नेचर मतलब इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव, और उस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? माइनस का ई, तो इस पे होगा प्लस का। लेकिन हम तो इसको एक एग्जांपल की तरह पढ़ रहे हैं, और किस चीज का एग्जांपल? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं भाई, तो गामा फोटोन क्या चीज है? अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अलग से। देखिए 8वां चैप्टर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स। EM वेव्स क्या है? सन से जितना भी रेडिएशन आ रहा है आपका, नॉर्मली तो आप कहते हो कि सन से सा क्या आ रही है? लाइट आ रही है। केवल लाइट नहीं है, सन से आने वाला जो रेडिएशन है, सन से आने वाली जो भी एनर्जी है, उसमें 0 से लेके इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ की वेव्स हो सकती है। लेकिन अब तक आपको हमें जो जानकारी है वो क्या है? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो अगर मैं उसको ऑर्डर में लिखूं तो रेडियो, माइक्रो यानी रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे, माइक्रो यानी सूक्ष्म तरंगे, IR इंफ्रारेड, विजिबल लाइट जिसको नॉर्मली आप लाइट कहते थे, और जिसकी वेवलेंथ आप लोगों ने पढ़ी भी होगी 10th में 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है ना। और विजिबल लाइट के बाद में अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और फिर गामा रेज। तो ये गामा रेज को ही तो जानना चाह रहे थे हम कि गामा रेज क्या चीज है, ठीक है ना भाई। गामा रेज को समझना चाह रहे हैं, तो गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या कह देते हैं गामा फोटोन। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो प्लांक का क्वांटम थ्योरी है उसके हिसाब से क्या है? ड्यूअल नेचर। यूनिवर्स 2 चीजों से मिलकर बना है, एनर्जी और मास। लेकिन प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है उसके हिसाब से जो रेडिएशन होता है, एनर्जी होती है, उसके अंदर भी पार्टिकल का नेचर होता है। अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये चीज पार्टिकल है तो आप ये प्रूव कर दो कि उसके अंदर मास है। और अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये रेडिएशन है यानी वेव है, तो आप उसको प्रूव कर दो कि इसकी ये वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो जो सन से रेडिएशन आ रहा है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? वेव्स कहते हैं, उसके अंदर भी पार्टिकल का नेचर होता है। और वो वेवलेंथ के हिसाब से उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, जो कि आप इस तरह से देख सकते हो। सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज की होती है, ठीक है। तो इन्हीं को गामा रे फोटोन कह सकते हैं। यानी आने वाले रेडिएशन को अगर पार्टिकल माना जाए, उस पार्टिकल जो नेचर है, तो वो गामा फोटोन होगा। लेकिन इनमें से किसी वेव पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब गामा रेज के पास कोई आवेश नहीं है। तो आवेश कितना हो गया सर? 0 प्लस मैटर। अब मैटर, कोई भी मैटर हो, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? परमाणु या फिर मॉलिक्यूल्स, अणु, और फिर उसका छोटा पार्ट परमाणु, एटम। और एटम की स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो एटम 10 की पावर माइनस के 10 मीटर का एक स्फीयर होता है, जो सामान्य आंख से आपको दिखाई नहीं देगा। और उसका एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, जिसका साइज 10 की पावर माइनस के 15 मीटर के ऑर्डर का होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे इस नाभिक के अंदर। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं।
और इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे और इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बहुत सारे नियम हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर अगर लगाओ तो उसके हिसाब से 2 8 18 चालू करिए। तो इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कई नियम हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर के हिसाब से पहली ऑर्बिट में 2 8 18 32, ठीक है। n प्लस l का नियम, एनर्जी का अपवाह का नियम, लेकिन उन पर हमें नहीं जाना है। हम तो बस ये देखना चाह रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होगी, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप बोलोगे ये जो बाहर वाली है फ्री इलेक्ट्रॉन, और या फिर केमिस्ट्री में आप इनको कहते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई इसी से आप वैलेंसी निकालते थे, संयोजकता निकालते थे, ठीक है ना। तो अब आपने इस एटम की स्ट्रक्चर को देखा। एटम के अंदर क्या होता है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और हमारा जो पूरा मैटर बना है वो इसी तरह के एटमों से मिलकर के बना हुआ है। तो पूरा मैटर जो है उस पर टोटल चार्ज वो भी क्या हो गया, जीरो। तो रिएक्शन से पहले गामा रेज फोटोन या गामा फोटोन और जो मैटर है उस पर टोटल चार्ज मिलाकर के 0 + 0 = 0। अब अगर हम बाद में आए पेयर प्रोटेक्शन, पेयर प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, तो प्लस का ई और माइनस का ई, तो टोटल ये भी 0। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन, तो यहाँ पर आवेश का संरक्षण हो रहा है, ठीक है। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए सेकंड पॉइंट में इसका उल्टा ले लेते हैं, पेयर एनिहिलेशन। जैसे ये युग्म उत्पादन, वो हो गया युग्म विनाश। युग्म विनाश में क्या होता है, जब भी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होते हैं तो 2 गामा फोटोन बन जाते हैं। अब आप इसको भी पढ़ेंगे भाई, तो प्लस का चार्ज ई, माइनस का ई यानी टोटल चार्ज 0, और इधर 0 + 0 यानी टोटल चार्ज 0। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया जिसे आप आवेश के संरक्षण में दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आवेश का जो संरक्षण चल रहा है, इसके साथ साथ हम पैरेलल में ले लेते हैं आवेश के उत्पादन वाली बात, और ये थोड़ा सा तुम्हें कंट्राडिक्ट करेगा। आपको लगेगा भाई यहां तो विरोधाभास हो रहा है। क्या, किस चीज का विरोधाभास हो रहा है? आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि कंजर्वेशन में आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और अब आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे हो, आवेश का उत्पादन। तो वो जो विरोधाभास है वो भी जब हम पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आवेश के उत्पादन में हम पहले पॉइंट की बात करते हैं और इसको लेते हैं बाई फ्रिक्शन। यानी घर्षण द्वारा आवेश का उत्पादन हम देख रहे हैं, वो भी किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा, ठीक है। अब घर्षण के द्वारा आवेश के उत्पादन में मान लीजिए आपने किसी एक कांच की रॉड ली हुई और कांच की रॉड को किसी रेशम के कपड़े के साथ में रब किया, या मान लीजिए किसी कंघे को आपने बालों से रब किया। तो रब करने से पहले की बात करें हम, तो रब करने से पहले की बात करें तो कंघे पे कोई आवेश नहीं था और बालों पर भी कोई आवेश नहीं था, और जब रगड़ा तो रगड़ने के बाद देखा कि दोनों पर आवेश आ गया। ऐसे ही जब इन दोनों को भी आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद दोनों पर आवेश आ जाएंगे। तो फिर ये आवेश आया कहां से, उस चीज को हमें समझना है। मान लीजिए ये जो कांच की छड़ है ये ऐसे एटमों से मिलकर के बनी है जिसके अंदर, भाई कैसे भी एटम हो उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होंगे, और ये जो
रेशम है वो इस तरह के एटमों से बना है। इसमें मान लीजिए आपने 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन, और इसमें मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन और 9। ये वैसे ही एक नॉर्मली एग्जांपल ले लिया है, इसमें कितने होते हैं ये चीज इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए एग्जांपल आपको ले दिया है। अब आपने इसको रब किया, अब रब करने पर क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाएगा। रगड़ने पर कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से स्थानांतरित हो जाएंगे दूसरी बॉडी पर। हालांकि यहां पर एक शब्द आता है, जब एक क्वेश्चन बनता है कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा और किस पे पहुंचेगा। भाई ये भी तो है ना कि भाई आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रही हो, तो इलेक्ट्रॉन रेशम से कांच पे आएंगे कि कांच से रेशम पे जाएंगे। उसके लिए एक वर्ड आता है और उसको आप कहते हैं कार्यफलन। वर्क फंक्शन, और इसे डिटेल में आप पढ़ोगे 11 चैप्टर में, सेकंड बुक का जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे। फिलहाल बस इतना समझ लो कार्यफलन क्या चीज है। वैसे तो इसको मेटल के लिए दिया जाता है, लेकिन किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, कोई सरफेस है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम उसको देंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, जो मिनिमम एनर्जी दी जाएगी, वो है कार्यफलन। अब आप क्या कर रहे हो भाई, इन दोनों को रगड़ रहे हो आपस में, तो रगड़ने से क्या मिल रही है, एनर्जी। मान लीजिए एक का कार्यफलन कम है और दूसरे का कार्यफलन जो है वो ज्यादा है, अधिक है, तो जिसको पहले एनर्जी मिल जाएगी उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं जिन दो चीजों को आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएगा। ठीक है, तो बात याद है कि अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे चले गए। तो पहली सिचुएशन क्या थी, रब करने से पहले, रब करने से पहले इस पे टोटल चार्ज 0। क्यों था 0? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों की वजह से माइनस का 7 ई और 7 प्रोटॉनों की वजह से प्लस का 7 ई, इसलिए टोटल चार्ज 0। और इस पर भी टोटल चार्ज कितना, माइनस का 9 ई और प्लस का 9 ई इज इक्वल टू 0। लेकिन रगड़ने के बाद सिचुएशन क्या बनी भाई, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इस पर, इसका मतलब इस पर क्या बचा, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, और प्रोटॉन, और इस पर क्या सिचुएशन हो गई, अब देखिए, अब चार्ज की हिसाब लगाएंगे तो माइनस का 5 ई और प्लस का 7 ई, यानी प्लस का 2 ई, और यहां देखेंगे तो माइनस का 11 ई और प्लस का 9 ई, यानी माइनस का 2 ई। ठीक है, तो आवेश का उत्पादन भी हो गया घर्षण के द्वारा, लेकिन आवेश का जो उत्पादन हुआ है वो पेयर में हुआ है, जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही नेगेटिव हुआ। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई आवेश संरक्षण नहीं हुआ, आवेश का संरक्षण यहां भी हो रहा है। टोटल चार्ज जितना पहले था अब भी उतना ही है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि बाई फ्रिक्शन चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस होता है, और मेन कॉज क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में क्या ध्यान रखना है कि जिससे बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएंगे उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनों की तो हो गई कमी और प्रोटॉन हो गए एक्सेस में, एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गए। भाई नॉर्मल जो एटम होता है उसमें दोनों बराबर होते हैं, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन यहां ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए। ठीक है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज। अब यहां थोड़ा सा, वैसे देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन की हिसाब से बात की जाए तो जब इन पे चार्ज आएंगे, घर्षण के द्वारा आवेशन होगा, तो वहां द्रव्यमान में भी परिवर्तन आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके गए तो इसके द्रव्यमान में 2 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर जो है कमी हो जाएगी, और जिस पे पहुंचेंगे वहां पर उसके द्रव्यमान में अधिकता हो जाएगी। ठीक है,